हैं। 12 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी, इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं और इसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने अभी से, आज से, इसी टाइम से एक्ट करना स्टार्ट करना है। देयर इज़ नो टुमारो। कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला, कभी भी आपके सारे काम ख़त्म नहीं होंगे। हमेशा कोई ना कोई बैरियर और रुकावट कॉन्स्टेंटली रहेगी आपके पास। तो इसलिए आपने ये खुद को इल्यूजन में नहीं रखना कि सर कल करेंगे, सर परसों से फ्री हो जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। विनर माइंडसेट होना आपका चाहिए, विनर माइंडसेट होना चाहिए अगर आप पहले अटेम्प्ट अपना पास करना चाहते हैं तो। उसके लिए आप क्या करें? पहला स्टेप आपका ये होगा कि जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ इस बात पे कि जितना जल्दी हो सकता है आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 महीने आप क्लासेस अटेंड कर लें, ताकि कम से कम टाइम में आपका ये जो सिलेबस है 12 सब्जेक्ट्स का, ये कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होगा कि नाउ यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ये तो बेसिक स्टेप है जो आपने करना है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट जो है एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है कि सर 3-4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं लास्ट में प्रिपरेशन करूंगा। ये इतनी बड़ी गलती आप करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मिथ करेक्ट कर लें, इसको, इस इशू को एड्रेस कर लें अभी से कि 3 से 4 महीने क्लासेस लेने से तैयारी नहीं होती है। सिर्फ आपको आइडिया होता है कि सीएसएस में आगे और क्या करना है आपने। तो जितना जल्दी हो सकता है 3 से 4 महीने क्लासेस लेके अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि आपको टाइम मिल सके स्टडी करने के लिए। सेल्फ स्टडी करनी होगी उसके बाद आपको, यानी 3 to 4 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर होगा, जिसमें कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर होते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, वो इम्पोर्टेंट है। 3 से 4 महीने देखें आपने सिलेबस को कवर करने में लगाया। उसके बाद अब कम से कम 2 महीने तो आपको लगेंगे कि जिसमें आप अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स जो है, लॉन्ग नोट्स, मीडियम और शॉर्ट नोट्स, ये 3 तरह के नोट्स बनते हैं, लेकिन इतना टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। आप मीडियम नोट्स और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने हैं किस तरह से, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो मीडियम और शॉर्ट नोट्स बनाने में अगेन आपको कम से कम भी मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो 1.5 से 2 महीने तो लग ही जाएंगे आपको। यानी 4 महीने क्लासेस में चले गए, 2 महीने नोट्स बनाने में चले गए। देन नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो ये होगा कि अब आप 4 to 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे, हर सब्जेक्ट के, कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मिला के। 12 सब्जेक्ट्स हैं तो इनके आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखें 7 महीने तो आपके ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने तो ख़त्म हो चुके हैं। उसके अलावा आप 1 से 2 महीने निकाल लें, बारिशों के, छुट्टियों के, ईद के, तबीयत ख़राब है, कोई इवेंट है, वो आप निकाल लें, कभी मूड नहीं हुआ पढ़ने का। यानी इस तरह की जो रुकावटें हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, ये आप माइनस करें तो 1 से 2 महीने तो साल में वो आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो बाकी टाइम तो बचा ही नहीं आपके पास। और वो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम पहला ही पास कर लेता है, उसके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होती है। और मेजॉरिटी कैंडिडेट्स विदाउट एनी स्ट्रैटेजी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ना है, आज क्या करना है। ये स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। वो कैंडिडेट जिसको पहले से ही पता है कि मैंने इस महीने में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है, कितना टाइम है मेरे पास, और एग्ज़ाम में पहुंचते पहुंचते मैंने क्या क्या चीज़ें कर ली होंगी, वो कैंडिडेट जो है जल्दी एग्ज़ाम पास कर जाता है। देखिए सीएसएस की फील्ड में अक्सर स्टूडेंट्स को एक तो पता नहीं इस एग्ज़ाम के बारे में, और जिनको पता होता है तो वो इसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, या फिर जो है खुद को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। यानी उनके पास कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो कैंडिडेट जिसके पास स्ट्रेटजी मौजूद है तो वो एग्ज़ाम इजीली कैंडिडेट पास कर जाता है। और सबसे पहला जो आपका एसेट है वो टाइम है। टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना है आपने। जिस कैंडिडेट को ये पता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेकंड, तो वो उसको 1 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने की भी इम्पोर्टेंस का पता है। जिसको लगता है कि 1 सेकंड, 1 मिनट ही तो है, मैं रील स्क्रॉल कर देता हूँ, तो उसको टाइम की सिग्निफिकेंस का नहीं पता। उसका 1 महीना भी ख़त्म हो जाएगा, और 2 महीने भी, और 1 साल भी ख़त्म हो जाएगा। और जब साल ख़त्म होने वाला होगा तब रियलाइज़ होगा कि अरे मेरी तो अटेम्प्ट की तैयारी हुई ही नहीं है, अटेम्प्ट स्किप करता हूँ, अगले साल अटेम्प्ट दूंगा। ये नहीं करना है। आपने अपनी प्राइम एज को जो है यूटिलाइज़ करना है। आपने अननेसेसरीली खुद को ओवर बर्डन नहीं करना, और डिलेज नहीं करने हैं, इस एग्ज़ाम में लेट नहीं करना है। देखें प्रोक्रेस्टिनेशन जो है एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको आपने ओवरकम करना है, कंफर्ट जोन से आपने निकलना है। तो देखें आपने 3 से 4 महीने क्लासेस ली,
ये तो समझ लें बेसिक आपने पहला काम किया है। इसमें आपको 15-20% चीज़ों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे, देन नोट्स मेकिंग करेंगे आप। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो क्या है? वो ये है कि अब आपने टेस्ट पेपर्स और मॉक्स लिखना स्टार्ट करने हैं, ताकि पता चले कि जी कौन-सा सब्जेक्ट आपका वीक है, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन से सवाल स्किप करने होते हैं और कौन से सवाल होते हैं जिनको अटेम्प्ट करके हम पास भी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो समझ लें कि जी एक तरह का ट्रैप होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि सीएसएस के एग्ज़ाम में एक सवाल आ गया था जेंडर स्टडीज़ के पेपर में। सवाल जो है एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका जो पहला हिस्सा था वो ये था सवाल के अंदर कि जी व्हाट आर द इश्यूज़ इन वुमेन एज़ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए लैंग्वेज क्या है, इश्यूज इन वुमन एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अब इस सवाल को देखते हुए कुछ कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं, कुछ कैंडिडेट्स ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया। उन्होंने ये सोचा कि जी सवाल है इश्यूज इन वुमन एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी उनके अंदर क्या मसला है। इसको कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उनके अंदर क्या मसला है, इश्यूज इन वुमन यानी उनमें क्या मसला है। तो पता है कैंडिडेट्स ने क्या लिखा पेपर के अंदर, हालांकि बाद में उसी पेपर में उसको निगेट किया। उन्होंने क्या लिखा कि जी इशू इन वुमन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ये है कि दे आर इमोशनल बीइंग्स, दे ले क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है उनके अंदर, फिजिकली वो वीक है। फिर आगे लिखा हाउ एवर इट इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ तक लिखते लिखते जी देर हो चुकी है। यहाँ पे इस कैंडिडेट ने ये जो आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, इसको यानी ये तक नहीं पता चला है कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जेंडर स्टडीज़ का सब्जेक्ट मैटर क्या है। उसको समझे बगैर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म तो यानी उसने समझा ही नहीं, और उससे पहले जो हिस्टोरिकल व्यू था वो भी नहीं समझा उसने, और उसने ये बात लिखी और उसको फिर काउंटर भी किया, कोशिश की, लेकिन देर हो गई ना। ये इस तरह से तो ये पूछा ही नहीं था। एग्जामिनर ये चाह रहा था कि आप ये बताएं कि वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्या इश्यूज फेस करती हैं, यानी सोसाइटल लेवल पे, फैमिली लेवल पे और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इश्यूज हैं एज अ फीमेल, जो एक फीमेल फेस करती है, जिसमें हम मेल डोमिनेंस की बात कर सकते हैं, लिमिटेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, वो अपनी बात जो है आगे कन्वे नहीं कर पाती हैं ड्यू टू सर्टेन बैरियर्स। ये इश्यूज आपसे पूछे हुए थे कि जी आपने ये लिखना था। लेकिन सवाल को देखें आपके जी वो किस तरह से उसको फ्रेम किया गया है कि स्टूडेंट इसको गलत इंटरप्रेट कर लेता है। इस तरह के ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, यानी जब आप तैयारी करेंगे, पेपर्स लिखेंगे, तो इस तरह के सवाल भी आप अटेम्प्ट करेंगे। हो सकता है कि गलत सवाल वो अटेम्प्ट कर लें तो वो मॉक पेपर में आपका करेक्ट हो जाता है, ताकि फिर जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दें तो वो अपना अच्छे से दें फाइनल एग्जाम, ताकि ये सारी गलतियां आप मॉक पेपर में कर चुके हों। इसी टाइम पे हमें ये पता चलता है कि आपके 12 सब्जेक्ट्स में से वीक एरिया कौन सा है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इस्लामिक स्टडीज़ वीक एरिया होता है, कुछ कैंडिडेट्स का ऐसे वीक होता है, कुछ कैंडिडेट्स का प्रेसिंग कंपोजिशन का पेपर वीक होता है, कुछ कैंडिडेट्स का जो है एबिलिटी का पोर्शन जनरल साइंस में वो वीक होता है। तो फिर उसके लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है कि जी हम उसको भी फिर ठीक कर सकें, उस पर भी फिर एक्स्ट्रा मेहनत कर सकें। अब ये सारे स्टेप्स करते करते 12 मंथ्स आपके पूरे हो जाते हैं। इसी टाइम के दौरान आपने 6 से 8 रिविजन्स भी करनी होती हैं, कम से कम 6 से 8 रिविजन्स भी आपने करने हैं। यानी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसका 90% 100% आपको याद होना चाहिए। आई रिपीट 90% 100% आपको याद होना चाहिए जिस जो नोट्स आपके पास मौजूद हैं। अब इसके लिए इतनी ज़्यादा रिविजन्स आपको चाहिए होती हैं। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है वो इन सारे स्टेप्स से गुजर चुका होता है, तभी वो उसने पास किया होता है। अगर आप चाहते हैं सर ये बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर करिए। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें मोटिवेट करें कि हम एग्ज़ाम दें और पास करें। कुछ पेरेंट्स भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सर कि आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप मोटिवेट नहीं करते हैं, या डीमोटिवेटिंग वो फील कर रहे होते हैं। तो फिर मैं उन पेरेंट्स को जब मैं बताता हूँ कि असल में मोटिवेट करने से क्या होता है, तो पेरेंट्स फिर अल्टीमेटली अग्री करते हैं और फिर वो अपने बच्चों को भी उसी तरह गाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक फायर का काम करती है। मैं आज आपको पंप कर दूंगा कि यस यू कैन डू इट, और ऐसे सीएसएस पास होता है, मेरे पास आ जाए, मैं ऐसे चुटकी बजाते हुए आपका सीएसएस जो है वो क्रैक करवा दूंगा, पास करा दूंगा। आप फुली पंप हो जाएंगे और आप कहेंगे कि बस अभी से सर स्टार्ट करते हैं तैयारी। आप मोटिवेट हो जाएंगे। अगले दिन क्या होगा, 2 दिन के बाद क्या होगा, मोटिवेशन लेवल डाउन।
4 दिन के बाद आप सीएसएस की तैयारी कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि उस टाइम पे आप मोटिवेट हुए थे। लेकिन सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो मोटिवेशन से पास नहीं होगा। ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसमें आपको पर्सिस्टेंस चाहिए। आपके पास व्हाय सीएसएस, सीएसएस क्यों करना है, ये क्लियर होना चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हैं, और बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर भी होता है, उसको भी आप फेस कर रहे होते हैं। यानी इस स्टेज पे आपको अगर मोटिवेशन चाहिए, देखिए मोटिवेशन आधा घंटा 1 घंटे के लिए हो सकती है। एक कैंडिडेट है जो जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो ट्रेनर उसको मोटिवेट कर सकता है कि 2 एक्स्ट्रा सेट्स मार लो, 2 एक्स्ट्रा रेप्स निकाल लो। अब यहाँ पे तो मोटिवेशन काम कर लेगी, ठीक है ना? लेकिन सीएसएस के फील्ड के अंदर मोटिवेशन आपकी काम नहीं आती है, और आपके अंदर जब एक बर्निंग डिज़ायर होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो चाह रहे होते हैं सर हमें मोटिवेशन मिलनी चाहिए, तो आई डू नॉट बिलीव इन मोटिवेशन। आई बिलीव मोटिवेशन इज़ एन ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, और अब हम मोटिवेशन के पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद हम अगेन लेज़ी फ़ील करते हैं और फिर हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या आप सोचिए ज़रा कि अगर आपने 2 दिन नींद नहीं की हो, तो तीसरे दिन क्या आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी सोने के लिए? आप कहेंगे नहीं सर, कहीं पे भी कोई भी जगह मिल जाए तो सो जाएँगे। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ आपने 2 दिन खाना नहीं खाया, और मैं आपको बोलूँ कि जी अब आप खाना खा लें, और आप कहें नहीं सर पहले मोटिवेट करें फिर मैं खाना खाऊँगा। ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं सर कुछ भी मिल जाए खा लेंगे। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर हंग्री। तो सीएसएस पास करने के लिए भी वही चीज़ चाहिए कि आप सक्सेस को परस्यू करें। जब आप इस तरह से करते हैं तो आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। अब देखें 2 तरह के कैंडिडेट्स को, एक वो जो कम्फ़र्ट ज़ोन में है, और एक वो जो कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकला है। जो कैंडिडेट कम्फ़र्ट ज़ोन में है तो वो सुबह कब उठेगा? 12 बजे, यानी दोपहर करके वो उठता है। और जिसको सक्सेस चाहिए, जो जल्दी पास भी करना चाहता है, 22 साल में एक सिविल सर्वेंट बनना चाहता है या फिर चाहती हैं, तो वो पता है कितने बजे उठते हैं या फिर उठती हैं। वो सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठेंगे, वो नमाज़ पढ़ेंगे, कॉफ़ी वगैरह बना के उसको पिएँगे, फ्रेश हो जाएँगे और स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। यानी 4 से 5 बजे वो अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, और 11 बजते-बजते उनकी तकरीबन मेजर जो पोर्शन है वो कवर हो चुका होता है। उसके बाद अब पूरा दिन उनके पास फ्री होता है। और एक वो स्टूडेंट जो 12 बजे उठा है, अब वो 2 बजे तक तो वो फ्रेश होगा, और उसकी नींद भी कभी पूरी नहीं होगी, हमेशा वो सुस्त फ़ील करेगा। तो उस टाइम में वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस करेगा? वो रिटेन ही नहीं कर पाता है, और वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी भूल जाता है। सो स्टार्ट अर्ली, यही स्ट्रैटेजी है कि आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको जल्दी अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, तभी ये एग्ज़ाम आप पास करेंगे। ये जो 2027 का पीडीएफ होगा, अगर इसमें आप अपना नाम चाहते हैं तो कंफर्ट ज़ोन को आपने उससे जान छुड़ानी पड़ेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि सीएसएस का जो 2027 का जो रिज़ल्ट आना है, उसमें आपका नाम हो, तो कंफर्ट ज़ोन को आप अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। कंफर्ट ज़ोन को आपने किक आउट करना है। कंफर्ट ज़ोन को आपने विंडो से बाहर फेंकना है, अगर आप चाहते हैं कि पहला ही अटेम्प्ट आप पास करें और लिस्ट में नाम हो। देखिए, पहला अटेम्प्ट अगर पास नहीं होता है स्टूडेंट का, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट देने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो सेकंड अटेम्प्ट देते ही नहीं हैं। तो आइडियल टाइम जो है वो ये होता है कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा टाइम बचेगा आपके पास, उतने अच्छे से आप इफ़ेक्टिवली तैयारी कर पाएँगे। और एग्ज़ाम से लास्ट जो 2 महीने होते हैं, जैसे कि दिसंबर और जनवरी, उसमें तो आपने नया कुछ भी नहीं पढ़ना होता। सारा जो प्रिपेयर किया है उसको कंसोलिडेट करना है, रिवाइज़ करना है, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करना है, और ज़्यादा कोटेशंस रेफरेंसेस को याद करना होता है, पेपर प्रेज़ेंटेशन पे काम करना होता है। वो लास्ट 2 महीने तो समझ लें आप अपनी तैयारी से निकाल ही लें, तो बाकी बचा तो बहुत कम टाइम होता है। तो इसलिए कभी भी आपने टुमारो पे चीज़ें नहीं छोड़नी हैं, आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, ताकि आपके पास एक एज हो एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। इसके अलावा ऑन कैंपस एडमिशन्स ओपन है, अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर इनको ड्रॉप करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।